नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसलपुर अड्डा पे। और मैं लेके आया हूँ खेलो इंडिया 2020 सीरीज के तहत 20 क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन पहले हिस्ट्री के हैं और इन क्वेश्चन को सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। और जो पेड एग्जाम नज़दीक आ रहा है ना, उसी तरीके से आप अपनी तैयारी को भी तेज़ करिए। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन मैं हल करवाता हूं, तो कम से कम 100 क्वेश्चन आप अपने आप से भी हल करिए। और पेड क्वेश्चन के लिए पेपर किस लेवल का आएगा और कैसे क्वेश्चन आएंगे तो अभी अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने अनुमान लगाया है तो मुझे लगता है कि पिछले दिनों में जितने भी यूपी 888 ने पेपर लिए हैं, चाहे वो फिर पुलिस, चाहे फिर वो लेखपाल के हों, ठीक है, या फिर सचिव के हों, जो भी पेपर हुए, या जूनियर असिस्टेंट के हों, जो भी पेपर हुए, उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में जो पेपर हुए हैं, जैसे दरोगा का है और पुलिस कांस्टेबल का है, इन पेपर को आधार बना के तैयारी करिए। इनके जितने ज़्यादा जीएस के क्वेश्चन मिले, इन पेपर के क्वेश्चन हल करो। और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको अलग पेज पे लिखो, उसका आंसर लिखो, उसको रट्टा मारो। ठीक है, और सुबह पढ़ो और फिर उसी को शाम को पढ़ो, रट जाएगा, 2-3 बार में हो जाएगा। इधर मैं करा दे रहा हूँ, ये लगभग 15-16वां वीडियो है, तो लगभग 300 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक रोज़ करूँगा, डिस्कस ही करता रहूँगा। लेकिन मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी है, तब काम चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं डिस्कस कर देता हूँ, मैं सिर्फ तरीका बता सकता हूँ यार। मेरे पास ना वो डिजिटल सिस्टम नहीं है, OBS वाला बड़ा कंप्यूटर और वो सब ताम झाम, जो मैं आपको एक दिन में 100 क्वेश्चन करवा पाऊँ। मेरी मजबूरी समझो, बोर्ड है सिर्फ और ये कलम, इसके अलावा और ज़्यादा बड़ा सिस्टम है नहीं। तो इसमें तो बोर्ड पे लिख के 20 क्वेश्चन डिस्कस करने में ही मुझे तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है वीडियो बनाने में। तब आपके लिए 20 मिनट की वीडियो बनती है, उस पर भी देखने के बाद लाइक ना करो तो फिर थोड़ा डिमोटिवेट भी होते हैं। लेकिन खैर, फिलहाल आपका फ़ायदा होना चाहिए और आप लगे रहो तैयारी में। देखते हैं भाई अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि। देखिए, ये जो साक्ष्य वाला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं। इस क्वेश्चन को क्यों पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार ये PCS में पूछा गया और क्वेश्चन गलत हुआ बहुत सारे लोगों का, क्योंकि इससे पहले जो रिसर्च हुई थी उसमें मेहरगढ़ था। लेकिन जो दूसरी नई रिसर्च हुई है और उस रिसर्च में पता लगा है कि लहौरादेव एक स्थान है, लहौरादेव। ठीक है, ये लहौरादेव जहाँ 9000 ईसा पूर्व से, कितना, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के किसके साक्ष्य मिले हैं, चावल के। तो ये सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य है। अब कौन सी जगह आपको टिक करनी है, लहौरादेव। अगर ऑप्शन में लहौरादेव नहीं है और ऑप्शन में मेहरगढ़ है, तब मेहरगढ़ लगाओगे, नहीं तो पहले कौन सा लगाओगे, लहौरागढ़। अगला क्वेश्चन, लहौरादेव, सॉरी लहौरादेव, लहौरागढ़ नहीं, लहौरादेव। अगला, मानव ने पशुपालन किस काल में शुरू किया था। तो ठीक है, पशुपालन किस काल में शुरू किया था, ये भी आपको पता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पशुपालन था वो, और किसको, हाँ, सबसे पहले किसको पालतू बनाया वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ये मैं बता रहा हूँ, मानव ने पशुपालन किस काल में शुरू किया, तो ये मध्य पाषाण काल में। किसमें, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में शुरू किया था। ठीक है, अब यहीं से ऐसा ही एक क्वेश्चन और बनता है कि मनुष्य ने खेती करना किस काल में शुरू किया था, अग्नि की खोज किस में की थी। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो कि अग्नि की खोज किस काल में हुई थी, और जो खेती करना है मनुष्य ने, या स्थायी रूप से रहना, किस काल में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया, या कौन सा अनाज सर्वप्रथम खाया। तो मनुष्य ने कौन सा अनाज, पहले मनुष्य क्या खाता था, कंद मूल फल खाता था, मांस खाता था, लेकिन कौन सा अनाज उसने सबसे पहले खाया, तो वो अनाज है जौ। ठीक है, जौ खाया मनुष्य ने सबसे पहले। और जौ को वेद में क्या कहा गया है, एयब। ठीक है, तो ऑप्शन में एयब हो तब भी ध्यान रखना, ऋग्वेद में जौ को क्या कहा गया, एयब। ठीक है, ये भी याद रखो। अगला, कला की गांधार शैली, ठीक है, का विकास किस काल में हुआ था। जैसे कला की हमारे यहाँ बहुत सी शैली है, जैसे गांधार शैली है, मथुरा कला शैली है, अमरावती वाली कला शैली। तो इन कला शैलियों का विकास किसके काल में हुआ, तो यहाँ पूछ रहा है गांधार कला शैली का विकास किसके काल में हुआ था। तो ये कुषाणों के काल में हुआ था। कुषाणों का शासन रहा हमारे यहाँ कुषाणों के काल में। और कुषाणों का प्रसिद्ध राजा कौन था, कनिष्क। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपको बताना है। और कहाँ हुई थी, ये भी आपको बताना है। चलो बता देता हूँ, कश्मीर में हुई थी। और किसके समय में हुई थी, कनिष्क के समय में ही हुई थी। अगला,
ऋग्वेद का नवा मंडल किससे समर्पित है? ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ये देखो पहले, 10। उसके बाद ऋग्वेद का नमा मंडल किसे समर्पित है? तो जो नमा मंडल है वो सोम को समर्पित है। सोम क्या था? आर्यों का पेय पदार्थ था। ठीक है, तो वो उसको पेय पदार्थ के रूप में ग्रहण करते थे, उसको पीते थे, तो वो नमा मंडल उसको ही समर्पित है और पूरा मंडल ही उसको समर्पित है। तो सोचो कितना प्रिय पदार्थ रहा होगा उनका। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो गायत्री मंत्र है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना है कि उस तीसरे मंडल के रचयिता कौन थे, उस तीसरे मंडल के या गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। ठीक है, ये बात कमेंट करके बतानी है आपको। अगला, किस राजवंश ने खजुराहो में मंदिरों, खजुराहो एक जगह है, किस राजवंश ने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो खजुराहो के जो मंदिर है वो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ है। तो खजुराहो एक जगह है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में, छतरपुर। सॉरी, अभी ये छतरपुर का नाम सही नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन खजुराहो किस राजवंश ने? तो चंदेल राजवंश ने, चंदेल राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो खजुराहो जगह कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आप सर्च कर लेना, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो चंदेल राजवंश, और इसके जो प्रसिद्ध मंदिर है चंदेल राजवंश का, वो कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, ये भी आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो भी खजुराहो वंश के शासकों ने ही करवाया था, कंदरिया महादेव। अगला मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़ किस जिले में स्थित है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ किस जिले में स्थित है? तो इसे मैं बता देता हूँ, ये उत्तर प्रदेश के एक जिले में स्थित है, और उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम क्या है? ललितपुर। ललितपुर, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। जब आप नक्शा देखोगे तो ऐसे करके, ये मान लो उत्तर प्रदेश का छोटा सा नक्शा मैं बना देता हूँ। ये तो यहाँ पर ललितपुर पड़ेगा, ऊपर झांसी पड़ेगी, तो ये ललितपुर में स्थित है। आपको ये भी बताना है कमेंट करके कि ललितपुर किसके खनन के लिए जाना जाता है, कौन सा अयस्क यहाँ से खनन किया जाता है, किसका। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ललितपुर किसके खनन के लिए जाना जाता है। अगला, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? ठीक है, ये मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो इसकी डेट है 1906 में। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। और मुस्लिम लीग का गठन किसने किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां। और इसका गठन हुआ कहाँ था? ये कहाँ के नवाब थे? तो इसका गठन हुआ था ढाका में। ठीक है, कहाँ गठन हुआ था? ढाका में। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी आगा खान ने। किसने की थी? आगा खां। तो ये 2-3 नाम याद रखो, यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन जाता है। अगला, किस वर्ष मार्ले मिंटो सुधार पारित हुए? किस वर्ष मार्ले मिंटो सुधार पारित हुए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी मार्ले मिंटो सुधार से पृथक निर्वाचन की पद्धति मुसलमानों को दी गई। और यहाँ पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि ऐसी जगह, वहाँ पृथक निर्वाचन में 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त कि उसी धर्म का व्यक्ति खड़ा होगा, दूसरी शर्त उसी धर्म के लोग वोट देंगे। तो सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की पद्धति इसी मार्ले मिंटो सुधार से आई थी, और इसको पारित किया गया था 1909 में। कब पारित किया गया था? 1909 में। और यहीं से वो पृथक निर्वाचन और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पद्धति शुरू हुई थी, जिसने भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। और कुछ लोग कहते हैं कि यहीं से जो भारत के बंटवारे की बात है वो यहीं से शुरू हो गई। तो अगला क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए, राजनीतिक गुरु की एक लिस्ट बना लीजिए, 2-3 जो महान लोग हैं उनके राजनीतिक गुरु पूछे जाते हैं। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी गांधी जी पे तो आप कम से कम 1-2 पेज लीजिए, और उन 2 पेज पे गांधी जी के बारे में जितनी भी जानकारी आपको जहाँ से मिले उनको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। और जब भी पेपर देने जाओ तो उसको रिवाइज करके जाना, क्योंकि गांधी जी से तो 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कम से कम एक एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई भी कहते हैं, का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो ठीक है, इसकी स्थापना पूछी जाती है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये पूछा जाता है, प्रथम गवर्नर कौन था, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितने मैंने अभी बोले इनका आंसर लिख लें। और रिजर्व बैंक का इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, और राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब होता है, जब कोई प्राइवेट चीज़ सरकार अपने अंडर में ले लेती है एक झटके में, तो उसको राष्ट्रीयकरण कहते हैं। ठीक है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और 1980 में भी हुआ। आपको कमेंट करके ये बताना है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। ऋण कौन देता है, आरबीआई। ठीक है, कौन सा ऋण देता है, अल्पकालिक। ये 2 शब्द याद रखो। उसके बाद इसका आंसर बताओ कि होती है रेपो दर। कौन सी होती है, रेपो दर। ठीक है, इसको याद रखो। और फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो। उसमें क्या करता है, बैंकें आरबीआई को ऋण देती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, तो कौन सी दर होती है, रेपो दर। लेकिन यहीं पे अगर बैंकें आरबीआई को ऋण देने लगे तो कौन सा हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कभी कभी ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसकी स्थापना वाला क्वेश्चन बनाया। आप क्या करो, एक पेपर लो, ठीक है, और इंटरनेट पे या कैसे भी सर्च करो, जितने भी इंस्टीट्यूट है, जैसे SBI की स्थापना कब हुई थी, 1921 में, ऐसे करके देख लो। ठीक है, और फिर जैसे सिडबी है, हमारे यहाँ एक संस्था है लखनऊ में जो लघु उद्योगों के लिए ऋण देती है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा राष्ट्रीय शेयर मार्केट है उसमें जो बाजार है उसकी स्थापना कब हुई थी, BSE की स्थापना कब हुई थी। तो इन सबके स्टॉक एक्सचेंज इनकी स्थापना कब हुई थी, तो एक स्थापना वाला कॉलम बना लो और उसमें इनको सबको लिख डालो, फिर बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे नाबार्ड की स्थापना कब हुई, ये सब पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशु, किशोर और तरुण, ये क्या है, ये ऋण के नाम है। ये क्या है, ऋण के नाम है, किसी बच्चे का वो नाम नहीं चल रहा है यहाँ। शिशु, किशोर, तरुण ऋण के नाम है। और ये ऋण किस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस योजना का नाम है, जो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जगह भी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना। ठीक है, अब मुद्रा बैंक का भी कॉन्सेप्ट लाया गया, मुद्रा बैंक भी बनाया गया, लेकिन किसके अंडर में बनाया गया, सिडबी के ही अंदर में बनाया, जिसका जिक्र अभी हमने करा। तो वो मुद्रा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ही ये शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण दिया जाता है। देखिए, शिशु ऋण में 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है, और किशोर ऋण में 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है, तो और ये योजना कब शुरू हुई थी, 2015 में। तो इसकी डेट भी याद रखो, 2015 में। फिलहाल ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, तो पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी मुद्रा लोन खूब बांटे गए। ठीक है, जब भी लॉकडाउन लगा तो मुद्रा लोन बांटे गए। आपको पता होगा कि फ़ोन करके पूछ रहे थे बैंक वाले रेडी पटरी वालों को, तो वो जो सूक्ष्म ऋण होते हैं उनको ही मुद्रा ऋण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वित्त वर्ष भारत में कब से कब तक चलता है, फाइनेंशियल ईयर। तो अप्रैल से मार्च तक चलता है, मतलब 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो उसके लिए जो पहला डिजिटल बजट है, तो आपको याद होगा कि इसी साल वित्त मंत्री ने हमारा पहला डिजिटल बजट पेश किया। तो ये किस वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किया, 2021 से 2022 के लिए। तो ये याद रखिए, क्योंकि ये पहला डिजिटल बजट था, तो क्वेश्चन बनना तय है यहाँ से। अगला, बिष्ट दोआब, यहाँ से ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू हैं। अगला क्वेश्चन है, बिष्ट दोआब किन 2 नदियों के बीच में। मैंने अपने वीडियो में बताया था कौन कौन से दोआब किन किन नदियों के बीच में, बिष्ट, बारी, रेचना, छाछ और सिंध, सब सिंधु नदी क्षेत्र में है। और तो मैंने बताया था, तो ये बिष्ट जो दोआब है वो किन नदियों के मध्य में है। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनकी आंखों के सामने एक फोटो बन के आया होगा और उनको लग रहा होगा कि कहाँ पे है। तो बिष्ट दोआब है ये सतलुज
और ब्यास के बीच में, हमने याद भी करवाया था आपको। और इन दोनों नदियों के बीच में ये दोआब है, और ये दोनों नदियां जब ऐसे आके मिलती हैं, मान लो सतलुज है, ये ब्यास है, जब यहाँ पे आके मिलती हैं, यहाँ पे हरके बैराज है, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ऐसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने एक बनाया। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। ठीक है, चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो बनास है, बनास। ठीक है, इस बनास नदी के ही क्षेत्र में बनास संस्कृति भी है, बनास संस्कृति पढ़ोगे आप इतिहास में, हड़प्पा के बाद में बनी थी बनास संस्कृति। ठीक है, तो ये बनास नदी है, जब नदी पता होगी तो ठीक है, ये इसकी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अब ये भी पूछ सकता है कि चंबल का उद्गम कहाँ से होता है, हम आपको बता चुके हैं अपने डायग्राम, जो हमने नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ाया था, गंगा का अपवाह तंत्र, उसमें ही बताया था कि मालवा के पठार से होता है। ठीक है, और मैंने अभी एक बार क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि चंबल नदी पर जो 3 बांध हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर, तो ये किस राज्य में है और इनका क्रम क्या है दक्षिण से उत्तर, ये बताओ कमेंट करके। ठीक है, तो मुझे भी पता लगे कि आप लोग पढ़ते हो या खाली चुटकुले ही सुनते रहते हो इधर इधर यूट्यूब चैनल पे। आजकल चुटकुला सुनाने का चलन बहुत है, जो सबसे ज़्यादा चुटकुला सुनाएगा उसका चैनल सबसे ज़्यादा चलेगा। ठीक है, बाकी सही नॉलेज देने वाला है वो तो सब पीछे ही रहते हैं आजकल। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, किस राज्य का क्षेत्रफल में वन सबसे ज़्यादा है, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला आपको कमेंट करके ये बताना है कि प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन किस प्रदेश में, जैसे क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है। ठीक है, और वो पूर्वोत्तर का राज्य है, मैंने इतना बता दिया, लेकिन उन 7 सिस्टर में से एक है, वो बताना आपको कमेंट करके। अगला, रेनकूट किसके लिए, किस उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो रेनकूट किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है भाई, तो रेनकूट में उत्पादन होता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम। ठीक है, कहाँ है ये रेनकूट, कहाँ है, पढ़ा होगा आपने। अगर मैंने डायग्राम में अपना बताऊं तो बता दूं कि जो गंगा नदी की सहायक है सोन नदी, सोन नदी जब मिलती है तो सोन नदी की सहायक है रिहंद नदी, और रिहंद नदी के क्षेत्र में ही है रिहंद बांध। रिहंद बांध कहाँ है, सोनभद्र में। ठीक है, उस सोनभद्र में भी एक जगह है रेनकूट, और रेनकूट में हिंडाल्को नामक एक कंपनी है। ठीक है, हिंडाल्को नामक कंपनी क्या करती है, अल्मोनियम का उत्पादन करती है, और ये उत्तर प्रदेश में है। और जो सोनभद्र है वो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला है, सबसे दक्षिणी जिला है, ये भी याद रखना है आपको। और सोनभद्र से कोयले का भी उत्पादन होता है, तो मैंने पूरा डायग्राम से बनाया था। चलो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा नक्शा फिर बना के बता देते हैं आपको। यहाँ पे ये आएगा सोनभद्र, यहीं पे है रेनकूट। ठीक है, और हिंडाल्को तो यहाँ से पैदा होती है। और हाँ, अल्मोनियम का उत्पादन वहीं होगा जहाँ बिजली सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अल्मोनियम का जो अयस्क होता है उसकी सफाई करने के लिए बिजली की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन, चुनार किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है तो उसी क्षेत्र में, लेकिन आप कभी नहीं भूलोगे चुनार कहाँ है। और चुनार से जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो सीमेंट का होता है, सीमेंट। ठीक है, यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री है, तो चुनार किसके लिए जाना है, ये उत्तर प्रदेश का है चुनार। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर देखी है, कालीन भैया, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, तो ये मिर्ज़ापुर वाली जो चुनार है, चुनार मिर्ज़ापुर में ही है। ठीक है, एक जगह है जहाँ से सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, तो आपको याद रखना है। बाकी मिर्ज़ापुर और भदोही में कालीन का भी उत्पादन होता है, इसीलिए उनका नाम उसमें कालीन भैया रखा गया था। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन हो गए, आप लोग हल करते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल बीसलपुर अड्डा। धन्यवाद।